क्या कोई रंग इतना गहरा हो सकता है कि वो रोशनी को पूरी तरह निगल जाए? शंघाई की 88वीं मंजिल पर बने उस पेंट हाउस के मेरे स्टूडियो में ये सवाल अक्सर मेरे जहन में घूमता था। मेरे चारों ओर सफेद दीवारें थीं, सफेद फर्श था और कांच की एक विशाल दीवार थी जिसके पार पूरा शहर किसी बिखरे हुए गहनों के डिब्बे की तरह चमकता था। यहाँ हवा भी फिल्टर होकर आती थी, हर चीज साफ, शांत और नियंत्रित थी। लेकिन मेरे कैनवस पर रंग चीखते थे। वे गहरे, उलझे हुए और बेचैन थे। वे मेरे अंदर के उस शोर का प्रतिबिंब थे जिसे इस आलीशान खामोशी ने और भी बहरा बना दिया था। मेरा नाम लिन वेई है। मैं एक कलाकार हूँ, या यूं कहूँ कलाकार बनने की कोशिश कर रही हूँ। इस शहर में जहाँ हर चीज की एक कीमत होती है, कला सबसे महंगा शौक है। और इस शौक की कीमत मेरी मौसी मेफेग चुका रही थी। मौसी मेफेग सुंदरता और शक्ति का एक जीता जागता नमूना थी। उनकी उम्र 45 के करीब होगी, लेकिन वे किसी चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह बेदाग लगती थीं। उनकी डिजाइनर साड़ियाँ, उनके गले में चमकते हीरे और उनकी मुस्कान जो आंखों तक कभी नहीं पहुँचती थी, सब कुछ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता था। वे जब चलती थीं, तो हवा में एक महंगा परफ्यूम और सत्ता की गंध घुल जाती थी। उनके पति, मेरे मौसा बो, उनके बिल्कुल विपरीत थे। एक थके हुए, शांत स्वभाव के व्यवसायी जिनकी आंखों में हमेशा एक अनकही चिंता तैरती रहती थी। 5 साल पहले जब एक कार दुर्घटना में मेरे माँ बाप गुजर गए, तो मौसी मेफेग मुझे अपने साथ इस चमकते हुए पिंजरे में ले आई थी। उन्होंने मेरी परवरिश की, मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया और जब मैंने कला को अपना जुनून बताया, तो उन्होंने शहर के सबसे पेंट हाउस में यह अत्याधुनिक स्टूडियो बनवा दिया। वे अक्सर कहती थीं, लिन वेई, तुम्हारे पंखों को उड़ान भरने के लिए सबसे अच्छा आसमान मिलना चाहिए। पर मैं हमेशा सोचती थी, क्या सोने के बने पंख कभी उड़ सकते हैं? मैं उनकी आभारी थी। यह एहसान मेरे कंधों पर एक भारी बोझ की तरह था। मैं हर रोज इस बोझ को अपने रंगों से हल्का करने की कोशिश करती। मेरा सपना था कि एक दिन मैं इतनी बड़ी कलाकार बनूं कि यह सारा कर्ज चुका सकूं और अपनी एक अलग पहचान बना सकूं। मेरी अंतिम वर्ष की परियोजना मेरे लिए सब कुछ थी। यह मेरी आजादी का टिकट था। उस दिन भी मैं अपने स्टूडियो में एक नए कैनवस के सामने खड़ी थी। बाहर शंघाई का आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में डूब रहा था, पर मेरे मन में एक अजीब सा तूफान था। घर में कई दिनों से एक अजीब सी खामोशी थी, एक तनाव जो हवा में महसूस हो रहा था। मौसा बो पहले से ज्यादा चुप हो गए थे और मौसी मेफेग की मुस्कान और भी ज्यादा सख्त हो गई थी। तभी मेरे दादाजी यानी मौसा बो के पिता के निधन की खबर आई। वे इस शहर के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्यों में से एक के संस्थापक थे। उनकी मृत्यु के बाद घर का तनाव जैसे एक विस्फोट के कगार पर पहुंच गया। 1 हफ्ते बाद वसीयत पढ़ी गई। हम सब उस विशाल बैठक में बैठे थे, जहां की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें एक गौरवशाली अतीत की गवाही दे रही थीं। वकील ने जब पढ़ना शुरू किया, तो हर शब्द एक हथौड़े की तरह मेरे कानों पर पड़ रहा था। संपत्ति, कंपनियां, ट्रस्ट, सब कुछ मौसा बो के नाम किया गया था, लेकिन एक शर्त के साथ। श्री बो को यह विशाल पारिवारिक संपत्ति तभी पूरी तरह से विरासत में मिलेगी, वकील ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, जब वे आज से 1 साल के भीतर एक खून का वारिस पैदा करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, तो पूरी संपत्ति एक चैरिटेबल ट्रस्ट में चली जाएगी। कमरे में एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मैंने मौसा बो की तरफ देखा। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। और फिर मैंने मौसी मेफेग को देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो पत्थर की बनी हो, लेकिन उनकी कसकर बंधी मुठियां उनकी अंदरूनी उथल पुथल की कहानी कह रही थीं। उस रात घर की खामोशी और भी ज्यादा भयावह हो गई। बाद में मुझे पता चला, जो राज उस खामोशी के नीचे दफन था, वो ये था कि मौसा बो बांझ थे। वो कभी पिता नहीं बन सकते थे। वो साम्राज्य, वो प्रतिष्ठा,
वो सुनहरा पिंजरा सब कुछ रेत की तरह उनके हाथों से फिसल रहा था और मैं नहीं जानती थी कि उस तूफान का केंद्र में बनने वाली थी। अगले कुछ दिन धुंध में गुजरे। घर एक शोकग्रस्त किले की तरह लग रहा था, जहां हर कोई अपने अपने कमरों में कैद था। मौसी मेफेग ने अपनी सामाजिक व्यस्तताओं को रद्द कर दिया था और ज्यादातर समय अपने कमरे में बिताती थी। जब भी मैं उन्हें देखती, वे फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रही होती थीं। एक शाम जब मैं अपने स्टूडियो में रंगों से जूझ रही थी, मौसी मेरे पीछे आकर खड़ी हो गईं। उनकी उपस्थिति हमेशा की तरह शांत लेकिन भारी थी। तुम्हारी कला में बहुत दर्द है, लिन वेई, उन्होंने मेरे कैनवस को देखते हुए कहा, जिस पर मैंने गहरे नीले और काले रंगों से एक तूफानी समंदर बनाया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वे मेरे पास आईं और मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श ठंडा था। हम एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। तुम्हारे मौसा, वे टूट गए हैं। मैंने धीरे से सिर हिलाया। विरासत, उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये सिर्फ पैसा नहीं है लिन वेई, ये सम्मान है, ये तुम्हारे दादाजी की जिंदगी भर की मेहनत है। हम इसे यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकते। उनकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वे मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गईं, उनकी आंखें सीधी मेरी आंखों में देख रही थीं। हर समस्या का एक समाधान होता है, एक तार्किक, व्यवहारिक समाधान। मुझे उनके इरादों से डर लगने लगा। तुम्हारे मौसा पिता नहीं बन सकते, उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा। यह एक चिकित्सीय तथ्य है, लेकिन वंश को आगे बढ़ना है। वे एक पल के लिए रुकीं, जैसे मेरे चेहरे पर मेरे विचारों को पढ़ने की कोशिश कर रही हों। एक रास्ता है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज अब लगभग एक फुसफुसाहट थी। एक आधुनिक, वैज्ञानिक रास्ता। उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा जो इतना भयावह था कि एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है। वे चाहती थीं कि मैं एक सरोगेट मां बनूं, IVF के माध्यम से एक गुमनाम दाता के बच्चे को अपनी कोख में पालूं, जो दुनिया की नजरों में मौसा बो का वारिस होगा। ये सिर्फ एक अनुबंध है, लिन वेई, उन्होंने मेरी स्तब्धता को देखते हुए कहा। 9 महीने, सिर्फ 9 महीने, और बदले में तुम्हें वो आजादी मिलेगी जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। हम तुम्हारे नाम पर एक ट्रस्ट स्थापित करेंगे। तुम्हारा कला करियर, तुम्हारी प्रदर्शनियां, तुम्हारे खर्चे जीवन भर के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। तुम्हें फिर कभी किसी चीज के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मेरा सिर चकरा रहा था। मेरे कानों में एक तेज सीटी बज रही थी। यह मेरी मौसी थी, जिन्होंने मुझे माँ की तरह पाला था, और आज वे मुझसे मेरी कोख का सौदा कर रही थीं। मेरी कला की कीमत लगा रही थीं। यह आप क्या कह रही हैं, मौसी? मेरी आवाज मुश्किल से निकली। मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में बात कर रही हूँ, उन्होंने शांति से कहा। और हमारे भविष्य के बारे में भी। कभी कभी परिवार के लिए त्याग करना पड़ता है। कला को भी तो त्याग की आवश्यकता होती है ना? तुम क्या त्यागने को तैयार हो? उनकी बातें मेरे ज़हन में जहर की तरह घुल रही थीं। ये त्याग नहीं था, ये शोषण था। यह एक भयावह सौदा था जो मेरे शरीर, मेरी आत्मा और मेरी कला सब कुछ खरीदना चाहता था। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से उठी और अपने कमरे की ओर भाग गई। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और जमीन पर बैठकर रोने लगी। सुनहरा पिंजरा अब एक डरावनी कालकोठरी बन चुका था और उसकी दीवारें मुझ पर गिर रही थीं। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मौसी मेफेग का उदारता का मुखौटा उतर चुका था और अब उनकी आंखों में एक ठंडी, गुणात्मक चमक थी। वे मुझसे सीधे उस विषय पर बात नहीं करती थीं, लेकिन उनकी हर हरकत एक मूक दबाव थी। वे मेरे सामने महंगे कला संग्रहों की कैटलॉग छोड़ जाती या दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कला दीर्घाओं के बारे में बात करती जहां वे मेरी प्रदर्शनी लगवा सकती थीं। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था और मैं अकेली पड़ गई थी। मेरा एकमात्र सहारा मेरा आर्ट स्टूडियो था, लेकिन अब मेरे रंग भी बदल गए थे। मेरे कैनवस पर अब तूफानी समंदर नहीं, बल्कि विकृत चेहरे,
टूटे हुए पिंजरे और उलझी हुई कांटेदार रेखाएं उभरने लगी थीं। मेरी कला मेरे अंदर के आतंक का चीखता हुआ सबूत बन गई थी। कॉलेज में मेरे दोस्त और साथी कलाकार चेन जियाहाओ ने ये बदलाव महसूस किया। जियाहाओ मेरे बिल्कुल विपरीत था, स्पष्टवादी, बहिर्मुखी और थोड़ा सनकी। वो हमेशा कहता था कि कला को ईमानदार होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बदसूरत क्यों न हो। तुम्हारे रंगों में बहुत गुस्सा है, लिन वेई, उसने एक दिन मेरे नए काम को देखते हुए कहा। क्या सब ठीक है? पहले तो मैंने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन उसके लगातार पूछने पर और उसके चेहरे पर सच्ची चिंता देखकर मैं टूट गई। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, वसीयत, मौसा का बांझपन और मौसी का भयानक प्रस्ताव। जियाहाओ चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसने एक गहरी सांस ली। वे तुम्हारे पंख सोने से बना सकते हैं, लिन वेई, उसने धीरे से कहा, लेकिन सोना उड़ नहीं सकता। यह एक जाल है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन कैसे? मैंने हताशा में कहा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से उन पर निर्भर हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारी कला है, उसने दृढ़ता से कहा, और तुम्हारे पास सच्चाई है। तुम्हें सबूत इकट्ठा करने होंगे। उसकी बातों ने मुझे एक नई हिम्मत दी। मुझे लगा कि मैं इस लड़ाई में अकेली नहीं हूँ। उसी शाम मैंने अपनी बचत से एक छोटा कलम के आकार का रिकॉर्डिंग डिवाइस खरीदा। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे अपनी जेब में रखा। यह मेरे विद्रोह का पहला कदम था। मैंने देवयानी के साथ अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वे अब और भी ज्यादा अधीर हो गई थीं। उन्होंने दाता के बारे में संकेत देना शुरू कर दिया था। वो एक बहुत ही सफल, स्वस्थ और बुद्धिमान युवक है, उन्होंने एक दिन कहा। विक्रम का एक युवा व्यापारिक सहयोगी। बच्चे के जीन एकदम सही होंगे। ये सुनकर मेरा खून खौल गया। ये सब कितना ठंडा और योजनाबद्ध था, जैसे वे किसी उत्पाद का डिजाइन तैयार कर रही हो, किसी इंसान का नहीं। एक दिन मैं पुस्तकालय में विरासत कानूनों पर शोध कर रही थी। मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या वसीयत को चुनौती देने का कोई तरीका है। तभी मौसा बो का फोन आया। उनकी आवाज घबराई हुई थी। लिन वेई, कहाँ हो तुम? उन्होंने पूछा। मैं कॉलेज में हूँ मौसा, मैंने झूठ बोला। जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी मौसी, वे बहुत गुस्से में हैं। जब मैं घर पहुँची तो मौसी मेफेग लिविंग रूम में बैठी थीं। उनके सामने टेबल पर मेरा लैपटॉप खुला हुआ था, जिस पर विरासत कानूनों से संबंधित वेब पेज दिख रहे थे। उन्होंने मेरी जासूसी की थी। तो यही चल रहा है, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। तुम हमारे खिलाफ रास्ते खोज रही हो। मैं बस समझने की कोशिश कर रही थी, मैंने धीरे से कहा। वे खड़ी हुई और मेरे पास आई। समझने के लिए कुछ नहीं है, लिन वेई, केवल एक ही रास्ता है जो मैंने तुम्हें दिखाया है। मैंने तुम्हारे लिए एक आखिरी तारीख तय कर दी है। अगले हफ्ते हम एक पार्टी रख रहे हैं। हमारे सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक सहयोगी और ट्रस्ट के सदस्य वहाँ होंगे। दाता भी वहाँ होगा। तुम्हें दुनिया को ये दिखाना होगा कि हम एक खुशहाल परिवार हैं जो अपने भविष्य की तैयारी कर रहा है। उस रात तुम्हें सहमति देनी होगी। उनकी आंखों में एक अंतिम चेतावनी थी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, तो याद रखना, जिस हाथ ने तुम्हें उठाया है वही हाथ तुम्हें कुचल भी सकता है। उस रात मैं सो नहीं सकी। मेरे पास केवल एक हफ्ता था। एक हफ्ता अपनी जिंदगी, अपनी आत्मा और अपनी कला को बचाने के लिए। मेरी जेब में पड़ा रिकॉर्डिंग डिवाइस ठंडा और भारी महसूस हो रहा था। यह मेरा एकमात्र हथियार था। मैंने जियाहाओ को फोन किया और उसे अपनी योजना बताई। यह एक खतरनाक योजना थी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पार्टी की रात पेंटहाउस किसी हॉलीवुड फिल्म के सेट की तरह लग रहा था। शंघाई की सबसे प्रभावशाली हस्तियां वहां मौजूद थीं, महंगे शैंपेन पी रही थीं और बनावटी मुस्कानें बिखेर रही थीं। हवा में जैस्मीन और तनाव की मिली जुली गंध थी। मैंने एक साधारण काली पोशाक पहनी थी,
जो उस चमक दमक में एक धब्बे की तरह लग रही थी। मेरी मुट्ठी में मेरा फोन था, जिसमें मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग थी। देवयानी एक आदर्श मेजबान की तरह हर मेहमान से मिल रही थी, लेकिन उनकी नजरें लगातार मुझ पर थीं। वे मुझे एक शिकारी की तरह देख रही थीं, जो अपने शिकार को आखिरी मौका दे रहा हो। जिया हाओ ने मुझे एक टेक्स्ट भेजा, ट्रस्टी और विक्रम के मुख्य प्रतिद्वंद्वी श्री वांग दोनों पहुंच गए हैं। वे स्टडी रूम के पास हैं। अब तुम्हारा समय है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने गहरी सांस ली और देवयानी की ओर बढ़ी। मौसी, मुझे आपसे और मौसा से कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि मैं हार मान गई हूँ। जरूर प्रिया, चलो स्टडी रूम में चलते हैं। वे मुझे और विक्रम को स्टडी रूम में ले गईं। कमरा साउंड प्रूफ था और किताबों की अलमारियों से भरा हुआ था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, देवयानी का व्यवहार बदल गया। तो तुमने आखिरकार सही फैसला कर लिया, उन्होंने कहा। हाँ, मैंने कहा। मेरी आवाज स्थिर थी। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैंने दरवाजे की ओर एक नजर डाली। जिया हाओ की योजना के अनुसार उसे ठीक 5 मिनट बाद ट्रस्टी और श्री वांग को ये कहकर अंदर भेजना था कि विक्रम उन्हें कुछ जरूरी कागजात दिखाना चाहते हैं। मैं यह नहीं कर सकती, मौसी, मैंने दृढ़ता से कहा। देवयानी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतने सालों तक मेरे टुकड़ों पर पलने के बाद आपने मुझे पाला नहीं, मौसी, आपने मुझे कैद किया। मैंने कहा। मेरी आवाज अब ऊंची हो रही थी। और अब आप मुझे बेचना चाहती हैं। एहसान फरामोश लड़की, वे मुझ पर झपटी, लेकिन विक्रम ने उन्हें रोक लिया। शांत हो जाओ, देवयानी। तुम चुप रहो, विक्रम। ये सब तुम्हारी नामर्दी की वजह से हो रहा है, वे चीखीं। मैंने इस लड़की को एक मौका दिया था, एक सौदा। और फिर उन्होंने वो सब कुछ कह दिया जो मैंने रिकॉर्ड किया था। दाता का नाम, आईवीएफ की योजना, पैसे का लालच, सब कुछ। वे अपने ही बुने जाल में फंस रही थीं। ठीक उसी समय दरवाजा खुला और जिया हाओ के साथ ट्रस्टी और श्री वांग अंदर आ गए। विक्रम, तुम्हारे कुछ जरूरी कागजात, जिया हाओ ने शुरू किया। फिर हम सबको देखकर रुक गया। कमरे में एक भयावह सन्नाटा छा गया। देवयानी का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने अपना फोन उठाया। आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने शांत आवाज में कहा, जो उस कमरे में तोप के गोले की तरह गूंजी। आप सब कुछ खुद सुन सकते हैं। और मैंने प्ले बटन दबा दिया। रिकॉर्डिंग बजने लगी और देवयानी की ठंडी गन्नात्मक आवाज कमरे में गूंज उठी, जिसमें वो अपनी पूरी भयावह योजना का खुलासा कर रही थी। हर शब्द एक कील की तरह था जो उसके सामाजिक ताबूत में ठोका जा रहा था। ट्रस्टी का चेहरा अविश्वास से खुला रह गया। श्री वांग, विक्रम के प्रतिद्वंद्वी, के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। विक्रम जमीन पर ऐसे बैठ गया जैसे उसकी सारी शक्ति छीन ली गई हो। देवयानी ने मेरी ओर ऐसी नजरों से देखा जिसमें नफरत और हार का मिश्रण था। उनका साम्राज्य, उनका मुखौटा, उनका सुनहरा पिंजरा, सब कुछ एक पल में ढह गया था। मैंने फोन बंद कर दिया। अब मैं आजाद हूँ, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, और बिना किसी की ओर देखे मैं उस कमरे से, उस घर से और उस जिंदगी से बाहर निकल गई जिसने मुझे लगभग निगल ही लिया था। बाहर शंघाई की रात की हवा मेरे चेहरे से टकराई। ये पहली बार था जब उस हवा में फिल्टर की गंध नहीं थी। यह आजादी की गंध थी। जिया हाओ मेरे इंतजार में खड़ा था। मैंने उसे देखा और मेरे आंसू बह निकले। ये हार के नहीं, बल्कि एक कठिन जीत के आंसू थे। अगले कुछ दिनों में शंघाई के उच्च वर्गीय समाज में एक तूफान आ गया। देवयानी और विक्रम का घोटाला हर अखबार और हर गॉसिप कॉलम की सुर्खी बन गया। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। ट्रस्ट ने वसीयत को चुनौती दी और उनका पूरा साम्राज्य कानूनी लड़ाई में फंस गया। मैं जिया हाओ के छोटे से अपार्टमेंट में चली गई, जो M50 आर्ट डिस्ट्रिक्ट के पास था। वो जगह मेरे पेंट हाउस के स्टूडियो की तरह विशाल और चमकदार नहीं थी।
दीवारें पुरानी थीं, फर्श पर पेंट के धब्बे थे और खिड़की से शहर का केवल एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता था। लेकिन वह जगह मेरी थी। वहाँ कोई एहसान का बोझ नहीं था, कोई सुनहरा पिंजरा नहीं था। मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा परिवार, लेकिन मैंने अपनी आत्मा को बचा लिया था। एक सुबह मैं अपने नए छोटे से कमरे में एक खाली कैनवस के सामने खड़ी थी। मेरे पास बहुत कम रंग थे जो मैंने अपनी आखिरी बची हुई बचत से खरीदे थे। मैंने ब्रश उठाया, मेरे हाथ अब कांप नहीं रहे थे। मैंने कैनवस पर पहला स्ट्रोक लगाया। यह एक चमकदार चमकीला पीला रंग था, सूरज की रोशनी का रंग, उम्मीद का रंग। मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा। रास्ता लंबा और कठिन था। मुझे अपनी कला और अपनी जिंदगी को खरोंच से बनाना था। लेकिन एक बात मैं जानती थी, अब मैं किसी और के दिए हुए आसमान में उड़ने वाली सोने के पंखों वाली चिड़िया नहीं थी। मैं अपने खुद के पंखों से, चाहे वे कितने भी छोटे और कमजोर क्यों न हों, अपनी खुद की उड़ान भरने के लिए तैयार थी। और यह एहसास दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती था।